इसमें हम लोग के पास दो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, एक तो यहाँ पे CHO दे रखा है एल्डिहाइड, और उसके अलावा दो अल्कोहल दे रखा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? सर CHO मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अगर CHO वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब बाकी दोनों के दोनों पार्ट हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। और CHO जो है वो किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग या नॉन चेन टर्मिनेटिंग? चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब यहीं से नंबरिंग शुरू होगा 1, और इसके बाद एक ही तो चेन है 1 2 3, तो 3 का कार्बन चेन है, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप, थर्ड नंबर पे OH ग्रुप, इसका मतलब 2,3 और 2 OH ग्रुप है डाई हाइड्रोक्सी, और उसके अलावा 3 का कार्बन चेन है, इसका मतलब प्रोप लगा देंगे, और अल्केन है तो प्रोप एन, और एल्डिहाइड के लिए अल। ठीक है, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। यस सर। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा? सर एक डाउट था। बोलो। सर ये जो असाइल हलाइड जो है वो हाँ। हलाइड मतलब जैसे ब्रोमेन होगा तो ब्रोमाइड ऐसा वाला है क्या? हाँ, यहाँ पे अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 सर, उसमें दूसरा आंसर दिया हुआ था बेंजेन कार्बोलिक्सी ये तो बनाना नहीं था, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बनाना था। ये सॉरी साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है, ये भी नहीं सॉल्व करना। और कोई डाउट किसी को? नो सर। आज का फ्रेश टॉपिक क्या है? आज का फ्रेश टॉपिक क्या है? फ्रेश टॉपिक पहले हमको देखना पड़ेगा लास्ट का फ्रेश टॉपिक क्या था। फंक्शनल ग्रुप में लास्ट क्लास में, अच्छा हम यहाँ लास्ट क्लास में हम शायद दिल्ली से क्लास लिए थे ना, पता नहीं कहाँ से क्लास लिए थे। ओके, अच्छा यहाँ से क्लास नहीं लिए थे तुम लोग का, दिल्ली से क्लास लिए थे बेसिकली। तो क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट। सर। हाँ सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? तुम जब बोलो खत्म कर देते हैं। कुछ ज्यादा ही चल गया सर ये। नोमेनक्लेचर लंबा टॉपिक है क्योंकि हम लोग एक एक लेक्चर हर वीक में ले रहे हैं ना, वो भी हर वीक में भी नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, तो इसीलिए लंबा चलता है। बाकी ऐसा कुछ अब बचा नहीं है पढ़ाने को, हम चाहे तो 2 दिन के अंदर टॉपिक खत्म कर सकते हैं, लेकिन ठीक है हम आराम से करा रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। और लेक्चर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग 11-12 वालों को पढ़ाए थे, 11 वालों को पढ़ाए थे बेसिकली, अब वो भी देखेंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में मिक्सचर वाला पार्ट भी देख चुके थे, ऐसा बेसिकली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो चुका था। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम थोड़ा फास्टली मूव करते हैं आज टॉपिक में, क्योंकि अब ज्यादा कुछ समझाने को नहीं रह गया है, अब कुछ रूल्स में। हाँ बोलो। डमी स्कूल में जाने से एकेडमिक क्लास कुछ होता है? डमी स्कूल में जाने से एकेडमिक्स में कुछ लॉस होता है? एकेडमिक्स में लॉस होता है, एकदम होता है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा तो। इंग्लिश अगर अच्छे से आता है तो फिर ठीक है, दिक्कत नहीं है। और तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा डमी स्कूल का मत सोचना, क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो डमी स्कूल उन लोगों के लिए होता है जिनको 11th-12th में बोर्ड के साथ जेईई का तैयारी करना होता है, तुम लोगों को करना नहीं पड़ेगा, फ्रीडम रहेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इंस्टेड ऑफ डमी स्कूल रेदर स्कूल जाओ, वहां के लाइफ को एंजॉय करो, और सुबह स्कूल के टाइम पे अपना स्कूल एंजॉय करो, और शाम में कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन सॉल्विंग मैटर करता है, लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा कुछ हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना पढ़ा है उसको रिपीटेड टाइम्स पढ़ना होता है, मतलब 2 बार 3 बार पढ़ करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया, जितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन में पेशेंस चाहिए, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं आता, उनके अंदर हड़बड़ी होता है, जल्दी जल्दी कुछ कर लें, जल्दी से कुछ नहीं कर सकते आप, पेशेंस बहुत ही मस्ट है। तो पेशेंटली आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिलेबस क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा तो स्कूल का टेंशन ही नहीं रहेगा तुम लोगों को। स्कूल का टेंशन किस चीज का है? हाँ ये है कि थोड़ा स्कूल क्या होता है? डमी स्कूल मतलब जैसे जो तुम लोग अभी कर रहे हैं कि स्कूल में एडमिशन ले रखे लेकिन स्कूल नहीं जा रहे, इस चीज को डमी स्कूल बोलते हैं। उसको नॉन स्कूलिंग मतलब नॉन स्कूलिंग बोल सकते हैं, फ्लाइंग स्कूलिंग बोल सकते हैं, डमी स्कूलिंग बोल सकते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग लैंग्वेज है, कुछ ही बोल सकते हैं।
चलो ध्यान दो, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अभी तक हम लोग मोस्टली ऐसा नोमेनक्लेचर लेके चल रहे थे जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप था, मोस्टली मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में एक ही था। अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग है तो 2-3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही था केवल, ऐसा मान के चल रहे थे। तो हम लोग का नेक्स्ट केस आएगा, फटाफट नोट करते जाओ। सर आप क्या बोल रहे हैं, बार बार स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अब लोग अब डिस्कशन करेंगे कि दो या दो से ज्यादा मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तब उस केस में हम लोग नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हम लोग केवल ऐसा नोमेनक्लेचर कर रहे थे जहाँ पे एक ही चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होगा मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा। तो हेडिंग नोट कर लो, नेमिंग ऑफ मोर देन वन मेन फंक्शनल ग्रुप, naming of more than one main functional group, और फंक्शनल ग्रुप में भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं, मोर देन वन मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सबसे पहला पार्ट दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, तब उस केस में क्या करेंगे। ये पार्ट बहुत सिंपल सा है, इसमें नहीं सोचना होता है। सेकंड वाला पार्ट जो होगा इसका, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा रहा, तब क्या करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट ये बहुत सिंपल सा केस है। इसमें रूल नोट करते जाओ। Parent chain will be the carbon chain including the carbons of both the chain terminating functional group. Carbons of both the chain terminating functional groups. रूल से थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे हम लोग दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लेकर के चल रहे हैं, तो जो पेरेंट चेन होगा उसको हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का हम लोग का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाए। मतलब जैसे मान लो कि दो फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों के पास, जैसे CHO ग्रुप दे रखा है, CHO ग्रुप दे रखा है, तो यही दो पार्ट अपना एंड पॉइंट होगा। यहाँ से चेन शुरू होगा, एक जगह पे चेन खत्म होगा। अब चेन सीधा जाए, ऐसा घूम के जाए, उससे मतलब नहीं है, बट दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन ही चेन के एंड पॉइंट्स होंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। हाँ, नंबरिंग का जो रूल है वो जो हम लोग बाकी रूल्स फॉलो करते थे, क्योंकि अब दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन से मतलब नहीं रख सकते, तो अनसैचुरेशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग फॉलो करते हुए काम करेंगे। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, तो इस केस में दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है अपना, और दोनों अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते वक्त हम लोग एक के कार्बन से दूसरे के कार्बन तक पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल फिक्स है कि एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू करो, दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे खत्म करो। अब नंबरिंग जब करेंगे तो लेफ्ट साइड से करने पे हम लोगों को पहले पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, उसके अलावा 5वें नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, और राइट साइड से जाने पे हम लोगों को वापस से पहले और 5वें पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चेन के एंड पे ही दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से करो नंबरिंग, इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दो ही फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग को फंक्शनल ग्रुप से मतलब नहीं रहेगा, इंस्टेड हम लोग इस केस में बाकी चीजों के ऊपर मूव ऑन करेंगे। जैसे अनसैचुरेशन पूरे कंपाउंड में है नहीं, छोड़ दिया। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख रहा है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्राई करेंगे हम लोग कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे दे। तो अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जबकि राइट साइड से 1 2 3 4 थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आता। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग आराम से लेफ्ट साइड से नंबरिंग वाला पार्ट फॉलो करेंगे। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 2 पोजीशन पे मिथाइल मेंशन कर सकते हैं,
और 2 मिथाइल के अलावा जो 4 भी नहीं 5 का कार्बन चेन है। तो इस केस में हम लोग जब नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंसिडर कर रहे होंगे तो इस केस में हम लोग इन दोनों कार्बन्स को कार्बन चेन का पार्ट मानते हुए काम करते हैं। जैसे हम लोग पहले लिखते थे ना प्रोपेनल, मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन चेन का पार्ट होता था, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन चेन का पार्ट मानते हुए काम करेंगे। तो मिथाइल, पेंटेन, और क्योंकि पेंटेन के बाद 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो पेंटेन डाई-अल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो पेंटेन डाई-अल मेंशन करते हुए हम लोग कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डाई-अल है, इसका मतलब 2 ही फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों चेन के एंड पॉइंट पे ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ये हम लोग अंडरस्टूड रख सकते हैं। स्कूल के एग्जाम में पोजीशन दे दो 1,5 दे दो तो ज्यादा बेटर है, बट नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत चीज नहीं होगा, क्योंकि 2 ही फंक्शनल ग्रुप है तो फिक्स है कि ऐसा ही होना है, नोट कर लो। और क्योंकि ये सब बहुत स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है, ज्यादा काम का नहीं होता अपने कंपटीशन के लिए, तो हम इसमें एक ही 2 एग्जांपल्स बस मेंशन करेंगे और आगे मूव करेंगे। और इसको नोट करने के बाद सेकंड पार्ट वाला पार्ट मेंशन कर लेना, 3 और मोर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको याद रखना पड़ेगा, और एक नाम करने का सीक्वेंसिंग होगा, नाम थोड़ा चेंज होने वाला है जिसको हम लोग यूज करेंगे आगे साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में भी, तो इसलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल हम लोग डिस्कस किए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रायोरिटी में 1 नंबर पे आता है, तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है इसका मतलब बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो अगर इसका फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नाम लिखते थे तो जैसे ओइक एसिड मेंशन किया था जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स मेंशन कर रहे थे, और क्योंकि ये सबसे टॉप प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कैसे बना सकते हैं, बट स्टिल इसका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम कार्बोक्सी मेंशन करते हुए चल रहे थे, और उस टाइम पे बोला भी था कि कार्बोक्सी भी यूज किया जाता है एक सर्टेन सिनेरियो में, वो यही केस है अगर हम लोग के पास 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब। रूल क्या होता है उस एक चीज को मेंशन कर रहे हैं, फटाफट नोट करते जाओ रूल वाले पार्ट को। इन दिस केस the chain terminating functional groups are considered as non-chain terminating functional group are considered as non-chain terminating functional groups, and their carbons are not considered as the part of parent chain. As the part of parent chain. इस केस में हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट को नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, सारी चीजें सेम है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसीलिए nomenclature will be and naming will be same as non-chain terminating functional group। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए काम करेंगे, ऐसा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। हाँ एक चीज है
कि जैसे हम लोग अभी तक जो नोमेनक्लेचर कर रहे थे, मान लो सपोजिटली ये लेकर के चलते हैं CHO, तो इसके नोमेनक्लेचर में क्योंकि हम लोग कार्बन वाले पार्ट को, उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन वाले पार्ट को पेरेंट चेन का पार्ट मान रहे थे, तो नोमेनक्लेचर में इसको आराम से इंक्लूड करके चल रहे थे ब्यूटेनल। बट अगर हम लोग इसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं माने, तब तो 3 ही का कार्बन चेन हो जाएगा। और अभी तक तो हम लोग इसमें जब अल लिखते थे तो अल में बाय डिफॉल्ट मान के चलते थे कि कार्बन वाला पार्ट पेरेंट चेन का पार्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ से इस कार्बन को पेरेंट चेन के पार्ट से रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमको नाम में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कार्बन जब अल लिखते थे या ओइक एसिड लिखते थे तो कार्बन बाय डिफॉल्ट पेरेंट चेन का पार्ट होता था। तो पता चल जाता था कि ब्यूटेनल में 4 कार्बन से 4 में से 1 कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप का होना है, पेंटेनल होता तो 5 में से 1 कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप का है। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे, तो अल से हम लोग इस CHO को डिनोट नहीं करेंगे। इंस्टेड हम लोग नोमेनक्लेचर में थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर लिया करते हैं, और ऐसा मेंशन कर लेते हैं मॉडिफाइड नेम, लिखते चले जाओ लिस्ट को, मॉडिफाइड नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो ये फंक्शनल ग्रुप है उनके मॉडिफाइड नेम क्या होंगे, जिसमें सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग चलो COH से ही शुरू करते हैं। जो COH वाला पार्ट है इसका नाम कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, मतलब ओइक एसिड नहीं लिखेंगे हम लोग, कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। अभी पहले लिस्ट नोट करो, फिर हम लोग उन एग्जांपल्स पे जब आएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। COH वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दूसरा हम लोग COOR मेंशन कर सकते हैं, ईस्टर वाला पार्ट, इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलेट से डिनोट करते थे। फिर उसके बाद COX है, इस चीज को हम लोग कार्बोनिल हलाइड से मेंशन किया करते हैं, कार्बोनिल हलाइड, मतलब बेसिकली कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, इस टाइप से नोमेनक्लेचर में मेंशन करेंगे। फिर उसके अलावा CONH2 अगर होगा तो इस चीज को हम लोग कार्बोक्सामाइड बोला करते हैं। CN ग्रुप अगर होगा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में, इस चीज को हम लोग कार्बोनाइट्राइल बोला करते हैं। और इसके अलावा एक CHO ग्रुप होता है, इस चीज को हम लोग कार्बल डिहाइड बोला करते हैं, कार्बल डिहाइड। तो नोमेनक्लेचर थोड़ा मॉडिफाई हो गया है अब, केवल जैसे हम लोग का COH था तो ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, COH के लिए हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है इसके हम एक एग्जांपल को मेंशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम डिफिकल्ट वाला मेंशन करेंगे, सिंपल वाला क्वेश्चन जो आज दीक्षा डाउट में पूछी थी उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो इन नाम का थोड़ा ध्यान रखना, ये नाम हम लोग को साइक्लिक कंपाउंड में भी यूज करने में आएगा। तो जब साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये सब नोमेनक्लेचर्स का भी वहां पे पार्ट रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था लास्ट क्लास में जो होमवर्क में था, बेसिकली शायद इस तरह का एक सवाल था, OH ग्रुप, OH ग्रुप और OH ग्रुप। तो जैसे पता है हम लोगों को कि 3 फंक्शनल ग्रुप है, बट तीनों के तीनों OH ग्रुप है और तीनों नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त वैसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग शुरू करते वक्त हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, बट क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है, बी से डिवाइड करो, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अगर है तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो, फर्क नहीं पड़ना है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो इस केस में तीनों OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्रोप 3 कार्बन के लिए, अल्केन के लिए एन, और प्रोपेन वाले पार्ट के बाद 1, 2, 3 ट्राई ऑल मेंशन कर सकते हैं हम लोग आराम से, मतलब प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, यहाँ ई हट जाएगा क्योंकि ऑल वाला पार्ट है। ये नोमेनक्लेचर होना चाहिए। ये हम लोगों के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में नोमेनक्लेचर था। सपोजिटली मान लो कि अगर हम लोग यहाँ से OH वाले पार्ट को हटा के CHO डाल दें, तो टोटल मिला के हम लोग के पास 3 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब 3 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसा मानते हुए चलना है कि ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अब एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा है, ऐसा एजम्पशन लेते हुए चलना है अपने को। जैसे ऊपर वाले केस में 3 फंक्शनल ग्रुप थे, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से CHO को हम लोग
नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करते हुए काम करेंगे। इस एक चीज का हम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जैसे 3 कार्बन के ऊपर 3 CHO है, तीनों नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर हो गया तो हम लोग पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करेंगे? तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है कि सर अभी तक तो इसको चेन टर्मिनेटिंग में ऐसा लेके चल रहे थे, बट अब यहाँ पे जब 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मेन रहा, तब उस केस में थोड़ा कंसिडरेशन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी में किसको ऊपर रखे? अगर 3 से ज्यादा है तो इसको रखे कि उसको रखे, तो चलो सबको हटा दो प्रायोरिटी से, सबको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। तो तीनों को नॉन चेन टर्मिनेटिंग मानते हुए जैसे ऊपर में रूल फॉलो किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, ये अपना पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग करने के लिए अब कार्बन को काउंट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग अलग एंटिटी के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मतलब मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप है एक्स टाइप का, हमको नहीं मालूम कौन सा है, बस एक्स टाइप का कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग करते वक्त सिमेट्रिकल कंपाउंड था तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में अपने नोमेनक्लेचर में हम लोगों को 3 फंक्शनल ग्रुप मिला 3 के कार्बन चेन में, मतलब आराम से प्रॉप अल्केन है तो इसलिए एन लिख सकते हैं, और उसके अलावा 1, 2, 3 आराम से हम लोग ट्राई लिख डाइकार्बोहाइड्राइड। सकते हैं, बट क्योंकि CHO है और इसका नाम अब हम लोगों को चेंज कर देना है, तो इस केस में अल यूज नहीं कर सकते, ट्राई अल लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि ट्राई अल लिखने का मतलब कि हम लोग एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करके चल रहे थे। अब हम लोग पेरेंट चेन में कार्बन को इन्वॉल्व करके नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग को नाम में मॉडिफिकेशन करना है। ट्राई के साथ हम लोग आराम से यहाँ पे कार्बन डिहाइड मेंशन करते हुए काम करेंगे। ये नोमेनक्लेचर का पार्ट थोड़ा ध्यान रखने का है। अगर कोई डाउट होगा नोमेनक्लेचर में तो पूछ लो, ऑल्दो डाउट होना नहीं चाहिए, बट अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ सर कार्बन ये आप जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का बात कर रहे हो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नॉर्मली जिसमें कार्बन होता था, नोमेनक्लेचर के लिए करने के लिए हम लोगों ने चीजों को थोड़ा आसान करने की कोशिश की कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है उसको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते थे। यहाँ पे भी वही वो फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग ही है, बट हम लोग उसको ट्रीटमेंट अलग तरीके से दे रहे हैं, उसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग के जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा रेयरली होता है कि एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप 3-4 होता है, बहुत रेयरली होता है। एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, 2 हो जाता है, तो नोमेनक्लेचर आसानी से हो जाता है। बट अगर 3 या 3 से ज्यादा रहा तब उस केस में फिर हम लोग उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। बाकी डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रॉड स्केल पे डिफिकल्टी ना हो इसलिए चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। प्रोपेन में ई नहीं होगा सर इसमें? नहीं, प्रोपेन में ई होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। सी शायद यहाँ पे भी ई होता है एग्जैक्टली, एक बार हमको कंफर्म करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान नहीं है, देख लेना एक बार कहीं पे। सर मतलब ई कहीं नहीं हटता है? क्योंकि ट्राई लगा दिया तो शायद ई वहां पे रहता है, एक बार हम कंफर्म कर लेंगे उस रूल को। ई वाला पार्ट मतलब बहुत नेग्लिजिबल टाइप का पार्ट है, तो उसमें हम ध्यान नहीं देते कभी। जैसे मान लो ये कंपाउंड की बात करते हैं, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में पहले चीज तो हम लोगों को डिस्कशन में ये कंसिडर करना है कि कौन से टाइप का सिनेरियो है। तो जैसे हमको एक चीज देख के तो पता चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड है। चारों कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है और चारों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो केस कौन सा है? थर्ड सिनेरियो, 3 और मोर देन 3 मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो अब ये मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लोग इसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करेंगे।
और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग ऐसा कंसिडर करते थे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग, बेसिकली मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द चेन, इसको पेरेंट चेन बोलते थे। मतलब वैसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली सबसे ज्यादा नंबर में अटैच्ड हो। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, यहाँ से हम लोग चेन में ऐसा ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से चेन में हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, इसको दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं, एक मिनट, यहाँ जा सकते हैं, या फिर हम लोग थर्ड पॉसिबिलिटी ये कंसिडर कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी है अपने पास, एक काम करते हैं इसको, येलो वाला पार्ट तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा एक्चुअल में, हाँ ये 3 पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं चेन वाले पार्ट में। तो अगर तीनों पॉसिबिलिटी में ये येलो वाले पार्ट को कंसिडर करें तो उस केस में हम लोगों को 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। एक फंक्शनल ग्रुप COH वाला पार्ट, नीचे का COH वाला पार्ट दिख रहा है, और राइट साइड का COH दिख रहा है जो कि उस येलो चेन से अटैच्ड है। तो इस चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम लोग पिंक वाला चेन कंसिडर करें तो पिंक वाले चेन में एक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, नीचे वाला फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, और सबसे राइट साइड वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ऊपर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उस चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, वो उस पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। और अगर ग्रीन वाले पार्ट को लेके चलते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ग्रीन वाले में तो फंक्शनल ग्रुप ही कम है। तो हम लोग वैसे चेन को लेते हैं जहां पे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ग्रीन वाला पार्ट काम का नहीं है, इसको हटा देता हूं यहाँ से, ग्रीन हट गया। अब बचा रेड वाला पार्ट और येलो वाला पार्ट। येलो वाले में भी 3 फंक्शनल ग्रुप है, रेड वाले में भी 3 फंक्शनल ग्रुप है। अगर दोनों में 3-3 फंक्शनल ग्रुप है तब क्या करें हम लोग, तो इस केस में फिर हम लोग अगले सिचुएशंस पे जाते हैं कि अनसैचुरेशन ज्यादा किस में है, फिर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा किस में है, सॉरी अनसैचुरेशन ज्यादा किस में है, कार्बन चेन ज्यादा किस में है, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा किस में है। तो हम लोगों को येलो वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहा, और रेड वाले में जाएंगे तो 5 के बाद यहाँ 4 9 कार्बन दिख रहा। इसका मतलब ये पिंक वाला पार्ट हम लोग का लॉन्गर कार्बन चेन है, यही अपना पेरेंट चेन बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें, जैसे मान लो पेरेंट चेन तो बना लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। सर पिंक वाला पार्ट बन गया पेरेंट चेन, तो फिर ऊपर हाँ। जो C और COOH है वो सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक सेकंड आ रहे हैं, उसी चीज पे आ रहे हैं। जैसे मान लो पेरेंट चेन वाला पार्ट तो डिसाइड हो गया हम लोगों का कि पेरेंट चेन या हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है। अब हम लोग पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप से जो भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको तो हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर वाला ग्रुप है जिसको ऑरेंज से मार्क करते हैं, ये वाला पार्ट पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। इनफैक्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन जो कि हम लोग के लिए एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर रहा है, उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ये COH वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो उसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो COH होगा ये हम लोग के लिए सब्स्टिट्यूएंट होगा, ना कि फंक्शनल ग्रुप। इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना है, जिसके वजह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सब्स्टिट्यूएंट नेम रखा करते हैं, कार्बोक्सी वाला पार्ट। तो ऐसा इन नहीं बोल 4 सकते में से सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शनल ग्रुप, फिर से बोलो, ऐसा नहीं बोल ऐसा सकते। नहीं बोल सकते सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शनल ग्रुप, ये वर्ड ज्यादा सेंसिबल तो हमको नहीं लग रहा, किस सेंस में बोलना चाह रहा हूँ नहीं कैच कर पा रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शनल ग्रुप पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, चलो ठीक है उस सेंस में हम नहीं जा रहे। तो ध्यान रखना इस चीज का, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वो फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे, और जो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं रह गया उसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बोलेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होता है इसका मतलब हम लोग ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले नंबरिंग करना पड़ेगा अपने को। नंबरिंग के लिए हमको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करेंगे। जिस साइड से जाने पे पहले फंक्शनल ग्रुप मिल रहा हो, तो लेफ्ट साइड से जाने पे हम लोग आराम से फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। 9 का कार्बन चेन है जिसमें 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो 9 के कार्बन चेन के लिए नॉन लगा सकते हैं आराम से। नॉन के बाद हम लोगों को 3 COH ग्रुप मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे। तो 1, 2, 8 3 COH ग्रुप है, उसके नाम में हम लोग नोमेनक्लेचर मेंशन किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा अपना पेरेंट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप का। और फिर आएगा 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट का, तो 5th नंबर पे एक मिथाइल है, उसके ऊपर एक COH ग्रुप है, COH का नाम हम लोग कार्बोक्सी लिखा करते थे,
और क्योंकि मिथाइल है तो पोजीशन दो या ना दो, मतलब 1 कार्बोक्सी लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सी जो कि मिथाइल पे था, तो कार्बोक्सी मीथेन के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम आराम से कार्बोक्सी मिथाइल लगा सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर में 5th पोजीशन पे कार्बोक्सी मिथाइल नॉन 128 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से नोमेनक्लेचर कंसीडर किया जा सकता है। सर ये हाँ बोलो। सर यहाँ नॉन होगा कि नॉन एन होगा? अच्छा सॉरी नॉन एन होगा, नॉन एन अल्केन है, नॉन एन होगा। नॉन तो पेरेंट वो वर्ड रूट हो गया, नॉन एन। तो ये जो नोमेनक्लेचर है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नोमेनक्लेचर में से एक कंसीडर किया जा सकता है जो पूछा जाएगा। इससे भारी नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जा सकता मेरे हिसाब से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने का है। इसमें नोमेनक्लेचर कैसे किया हम लोगों ने, 5 कार्बोक्सी मिथाइल और उसके अलावा फिर नॉन एन 1,2,8 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट नोमेनक्लेचर कंसीडर कर सकता है। सर हाँ नोमेनक्लेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसी ना किसी टॉपिक से मिलके पूछा जाता है? ये डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। जैसे अगर नीट का एग्जाम है तो डायरेक्टली सवाल पूछेगा। हर साल नीट के एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में हर साल एक सवाल पूछा जाता है नोमेनक्लेचर का। ऑल्दो बोर्ड का एग्जाम्पल ऐसा समझ लो जैसे जो इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल थे तुम लोग के शुरू के 2-3-4 एग्जाम्पल, बोर्ड के क्वेश्चंस मोस्टली उस लेवल पे होंगे। नीट के जो क्वेश्चंस होंगे वो इंट्रोडक्शन के 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ने के बाद जो क्वेश्चंस है उस लेवल के होंगे। मेंस में चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं रेगुलरली, हर साल अब सवाल पूछ रहा है क्योंकि 8 पेपर है तो 8 पेपर में किसी न किसी एक पेपर में तो रहेगा ही रहेगा नोमेनक्लेचर। और एडवांस में ऐसे मतलब होता है ना कि ईद का चांद टाइप का, हर 10-12 साल में एक बार दिख जाता है, उस टाइप का एडवांस में रहता है। बट एडवांस का जब सवाल आता है तो इतना इजी सवाल नहीं होता, काफी अच्छा टाइप का सवाल होता है। बट एडवांस में जब सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे बेसिक्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। अदरवाइज नीट का सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उससे सिंपल ही सवाल पूछा जाता है। करवाएंगे तुम लोगों को नोमेनक्लेचर के बुकलेट को दे देंगे तुम लोग को होमवर्क में, जो ट्राई करेंगे तुम लोग। आना चाहिए तुम लोग को, सारा लेवल आना चाहिए। मतलब हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि टॉप 500 के अंदर आना है तुम लोगों को, तो टॉप 500 के लिए तुमको हर एक टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल इसको पढ़ के क्या करेंगे, बहुत भारी इसको पढ़ के करके क्या करेंगे। तुम लोगों को सारी चीजें आनी चाहिए, A to Z जो भी चीज है। बहुत सारी चीजें हम खुद भी पढ़ाना प्रेफर नहीं करते, अरे बहुत आसान सी चीजें पढ़ लो, बट वो भी चीज तुम लोगों को प्रिसाइजली हम पढ़ाएंगे कि ये चीज पढ़ के आओ और डिस्कशन करेंगे ये चीज क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 500 इतना इजी चीज नहीं होता। सर 500 हाँ बोलो। मेन साल में 4 बार होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। नहीं ऐसा नहीं होता है। मेन साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। शायद 4 साल मतलब 4 बार होगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ सर है। हम एक इंटरव्यू देख रहे थे रमेश पोखरियाल सर का, कि उसमें वो बता रहे थे कि 4 बार होगा एनटीए के मुताबिक। होगा अभी होता नहीं है, होने के चांसेस हैं। एडवांस एक बार? एडवांस तो एक ही बार होता है। एडवांस एक ही बार होगा। नीट शायद से 2 बार होगा, जो चांसेस है। नीट इस साल 2 बार होना चाहिए था, बट क्योंकि तो अगर एक स्टूडेंट दोनों में दे सकता है, दोनों में जो सबसे अच्छा मार्क्स होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा? मार्क्स में नहीं, परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल के हिसाब से काम चलता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल लेते हैं, ये परसेंटाइल की ये परसेंटाइल। परसेंटाइल अलग चीज है, परसेंटेज अलग चीज होता है, तो उन लोगों को ये चीज डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो परसेंटाइल में क्या होता है कि नंबर खराब होकर भी हो सकता है परसेंटाइल अच्छा हो। परसेंटाइल का मतलब कि आपसे कितने लोग पीछे हैं। पेपर बहुत भारी है तो बहुत लोग पीछे हो सकता है, पेपर आसान है तो ज्यादा नंबर आकर के भी हो सकता है कम लोग पीछे हो, तुम्हारा नंबर खराब हो गया हो। मतलब नंबर अच्छा है बट ओवरऑल परफॉर्मेंस दूसरे लोग का ज्यादा अच्छा हो गया। तो परसेंटाइल के हिसाब से अब बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल लिया जाता है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से लोग अच्छा नंबर ला के भी, जैसे इस साल 90 नंबर ला के भी लोगों का 20,000 रैंक आ गया है, और 130 नंबर ला के लोगों का 80,000 रैंक आया है। मतलब ह्यूज डिफरेंस है। 90 नंबर ला करके 20,000 रैंक और 130-140 नंबर ला करके लोगों का 70,000 60,000 टाइप्स रैंक है। तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा। कुछ नहीं कर सकते उसमें, बस एक ही ऑप्शन है, अच्छा नंबर रखो, कैसा भी एग्जाम अच्छा नंबर रखो, कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। सर जो टॉप करता है उससे तो सब लोग पीछे है, उसका तब भी उसका 100 परसेंटाइल क्यों नहीं लिखा था? उसका तो अब तुम एक चीज सोचो, जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोग में तुम्हारा रैंक 1 है, कितने लोग पीछे हो गए?
99। तो जितने लोग पीछे हैं उसी का परसेंटेज निकाला जाएगा। तो 99/100 कितना परसेंटेज हो गया? 99%, मतलब 99 परसेंटाइल आया तुम्हारा। तो जब ये 100 की जगह 1000 हो जाता और रैंक 1 है तो 99.9 परसेंटाइल हो जाएगा। जब 10,000 लोग होंगे तो 99.99 परसेंटाइल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन तो 1 रह गया, पीछे लोग कितना है। तो जो जितने लोग पीछे होंगे उनके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करके परसेंटाइल में पुटअप किया जाता है उसको। सर हाँ सर हर 4 में से 2 लोग इंजीनियरिंग करना चाहता है कौन आईटी बोल दिया ऐसा? करेंगे। कौन बोल सर दिया नहीं, ऐसा? आज हम लोग के क्लास में हो रहा था सर, तुम क्या बड़े होके बनना चाहते हो, तो सब सर बोला था। बोल देना कि मोह माया से ऊपर उठना चाहते हैं। काहे को 4 लोगों में से 2 लोगों को इंजीनियर बनना है? इंजीनियर बन करके, हाँ मतलब जैसे इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करना अलग चीज है, बट इंजीनियर नहीं बनते इंजीनियरिंग करके। मेरे दोस्त लोग आईआईटी से, जो लोग, एक उसमें से फोटोग्राफर बन गई है, एक ग्राफिक डिजाइनर बन गया है, एक डीजे बन गया है बेसिकली, एक गाना वाना मस्त गाता है, इधर उधर घूमते घूमते, जैसे दिखाते हैं ना मूवी में कि सड़क पे लोग बैठ करके मस्त गाना गा रहे हैं, उस टाइप का बन गया है। हाँ डीजे बन गया, हाँ भाई डीजे बन गया है, और अच्छा अच्छा बजाता है, काफी अच्छा बजाता है। और एक ये है, ट्रैवलर है, मतलब ट्रैवलिंग एजेंसी टाइप की चीज शुरू कर दिया। पहले घूमा, घूमते 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 फिर अब ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है। कुछ लोग प्रोफेसर बन गए, कुछ लोग अपना खुद का स्टार्टअप कर लिए, कुछ लोग, एक तो मेरा कोई दोस्त तो है। स्वामी बन जाता है। हाँ जैसे एक फ्रेंड है मेरा, जो मतलब बैचमेट है बेसिकली, ब्रांचमेट, वो वहाँ का था, पंजाब का। तो उसका फैमिली बिजनेस है पूरा, वो उसके पापा किसान है, तो वो अपना फैमिली बिजनेस को टेक्निकल तरीके से हैंडल कर रहा है, मतलब पूरा वेबसाइट वगैरह सब कुछ बना दिया है और उसी को मैनेज कर रहा है। तो बेसिकली वो दुकानदार बन गया है। तो इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजों को टेक्निकल तरीके से करने का तरीका। जैसे हम एक चीज देखा करते थे, एक ट्रेंड था पहले कि गुजराती लोग जो है, वो लोग आईआईटी वाईटी का उतना ट्रेंड नहीं था, कह रहे आईआईटी में जाके क्या करना, करना तो बिजनेस ही है। अब गुजराती लोग बहुत आईआईटी में जा रहे हैं या फिर बहुत आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये आ गया है कि करना तो बिजनेस है, पढ़ लिख के बिजनेस करो। तो पढ़ लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अब गुजरात वगैरह से भी काफी सारे लोग आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, जबकि पहले मेरे टाइम पे तो गुजरात में कोई ट्रेंड ही नहीं था आईआईटी वाईटी का। तो लोगों को करना आगे जाके बहुत सारी चीज हो सकता है कि हम ये कर लें, कि ये कर लें, कि ये कर लें। कुछ लोग एनजीओ चलाते हैं, कुछ सर लोग एनजीओ में चले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब सर डिस्कशन यहाँ नहीं करने का है, ये सब डिस्कशन नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप। चलो ध्यान दो। तो ये सर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर का बेसिक पार्ट था जो हम लोग को डिस्कशन करना था। इसके बाद कुछ हम लोगों को स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को डिस्कस करना है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट आके यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, हेडिंग डाल दो, नेमिंग ऑफ some special functional groups, some special functional group। जैसे तुम्हारे 11th क्लास में एक स्टूडेंट है, जीजीपीएस का कौन है तुम में से? कोई है जीजीपीएस का? हाँ मयंक है। तुम्हारे स्कूल के जो टॉप, मतलब जीजीपीएस स्कूल के जो टॉपर है अंशिका, मतलब जो 10th क्लास की टॉपर है, तो हम लोग यहाँ पढ़ती है, उसको आगे जाके उसमें जाना है, एस्ट्रोनॉमी में जाना है। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो जो हाथ वाथ देखते वो नहीं, जो स्टार ग्रेजिंग करते हैं, कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको वो चीज में जाना था। तो हमसे एक दिन पूछे कि सर हमको ये चीज करना है, तो हम क्यों आईआईटी जेईई का तैयारी करें, हमको समझ ही नहीं आता है। तो बोले यार देखो, हमको ज्यादा आइडिया तो नहीं है इन सब चीजों का, बट हम तो कनेक्ट करा सकते हैं। तो मेरे कॉलेज का एक मतलब कलीग था मेरा, जो कि इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट रखता था, तो एमएससी फिजिक्स लिया था वो। तो हम उसको कनेक्ट करा दिए उससे, मतलब केवल उसको कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम किसी तरीके से लिंक निकाले, उससे बात की, उसको बोले कि स्टूडेंट को थोड़ा हेल्प चाहिए। तो जूम के थ्रू मीटिंग हुआ और वो उसको बताया कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकता है। अभी वो काल्टेक यूनिवर्सिटी में, शायद नाम सुन रखा होगा तुम लोगों ने, नहीं भी सुन रखा है तो बहुत, मतलब वर्ल्ड का टॉप 7 कॉलेज, जो आईवी लीग्स होता है, जो यूएस के जो टॉप 7 कॉलेज हैं, उसमें से कैलटेक का भी नाम आता है। तो कैलिफोर्निया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा करके कुछ है, तो उसमें वो पीएचडी कर रहा है। तो उसको जूम के थ्रू, अभी हमको लगता है 5-6 दिन पहले की बात है, जूम मीटिंग के थ्रू उसको बताया कि कैसे 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 वहां तक आराम से जाया जा सकता है। तो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया और उसको पता चला कि हाँ ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस का तैयारी करना चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, आईआईसी बैंगलोर मिल गया, या फिर आईसर मोहाली मिल गया, या फिर आईआईटी मिल गया, तो वहां से आगे जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी इमेंस पॉसिबिलिटीज है। हम लोग को पता नहीं चलता कि वहां जाया कैसे जाए, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है।
तुम में से भी अगर किसी के दिमाग में ना कि सर हमको ऐसा चीज करना है, तो हमको समझ नहीं आ रहा कि इंजीनियरिंग करे कि नहीं करेगी, क्या करे, अगर ऐसा कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल बेहिचक पूछना कि सर ये चीज में क्या किया जाए, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो अगर हमको नहीं भी पता हुआ इस सर फील्ड के बारे में तो हम कनेक्ट करा देंगे लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। इंजीनियरिंग के बाद कैरियर ऑप्शंस खुद से चुनना होता है? तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों नहीं, खुद से क्यों नहीं चुनेगा? जब इंजीनियरिंग कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है खुद से चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे भाई? सर सिंपल सी बात है। सर एक जगह हम सुने थे कि अगर आपको आईआईटी से कुछ एमटेक बीटेक करना है तो जेई के थ्रू जाया जाता है, और पीएचडी करना है तो किसी और एग्जाम के थ्रू। इस टाइप का क्या होता है? पीएचडी के लिए एग्जाम नहीं होता, एमटेक करने का तो पीएचडी करने के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू वगैरह होता है, तब उसके बाद पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप मिलता है। जैसे बाहर ऐसा ही होता है, मतलब एमटेक करने के लिए आप जेई के थ्रू भी नहीं जा सकते। बेसिकली एमटेक करने के लिए भी गेट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम केवल बीटेक के लिए होता है, प्लस बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का डिग्री होता है, उसके लिए होता है। वो थोड़ा अलग टाइप का दुनिया है। ऑल्दो हम सजेशन नहीं देंगे किसी को कि आईआईटी से एमटेक करो, पार्टिकुलरली बीटेक प्लस एमटेक कर लो, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 इयर्स का, वो कर लो, अच्छा होता है। बट अगर तुमको मास्टर्स या पीएचडी करना है तो सजेशन नहीं है कि आईआईटी से बीटेक करो। मास्टर्स आइदर मतलब एमटेक आइदर आईआईटी बॉम्बे से करो या दिल्ली से करो या आईआईसी बैंगलोर से करो, अदरवाइज इंडिया से मत करो। इंडिया के मास्टर्स का ज्यादा वैल्यू नहीं है। हमको खुद भी करना है मास्टर्स, हम सोच रखे थे 33-34 साल में करेंगे मास्टर्स, बट हम यूएस जाके करेंगे, हम इंडिया में रह के नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स की उतनी वैल्यू नहीं है। तो यूएस जाकर आराम से मास्टर्स करो, अच्छे कॉलेज से पढ़ करके मास्टर्स करो, क्या दिक्कत है, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का ईस्टर वाला पार्ट है। सबसे पहले ईस्टर का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी तक कहीं भी ईस्टर का पार्ट मेंशन नहीं किया था नॉर्मली। अब जैसे ईस्टर में मान लो ऐसा नोमेनक्लेचर में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश दे रखा, तो जो नोमेनक्लेचर होता है उसको हम लोग लिखते वक्त ऐसा लिखा करते हैं बेसिकली, अल्काइल एल्केनोएट, ये लिखने का तरीका होता है। तो नोमेनक्लेचर में जैसे अल्काइल एल्केनोएट में एक चीज ध्यान रखना, ये जो एल्केनोएट वाले पार्ट में अल्क है, ये पार्ट, ये अल्क वाला पार्ट हम लोगों के इतने पार्ट से निकल के आता है, और ये जो अल्काइल वाला पार्ट है, केवल ये अल्काइल वाला पार्ट, ये अल्काइल वाला पार्ट हम लोग के आर डैश वाले पार्ट से निकल के आता है। कैसे होगा नोमेनक्लेचर अभी एग्जांपल में पुट अप करेंगे, बट इस चीज को ध्यान रखना, कंप्लीट नोमेनक्लेचर अल्काइल एल्केनोएट है, जैसे मिथाइल इथेनोएट, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, इस टाइप से नोमेनक्लेचर करेंगे। बट ये जो अल्काइल है, ये अल्काइल वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड जो ग्रुप है उसके तरफ से आएगा हमेशा, और जो एल्केनोएट में अल्क वाला पार्ट है, बेसिकली वर्ड रूट वाला पार्ट, ये वर्ड रूट वाला जो पार्ट है ये हम लोगों के R प्लस कार्बन, मतलब वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कार्बन को लेते हुए जो पूरा का पूरा कार्बन चेन प्रेजेंट होगा उसको इंक्लूड करके निकाला करेंगे। जैसे एग्जांपल वाले पार्ट की अगर बात करें इस टाइप का, मान लो कि ऐसा दे रखा, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, HT डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड सबसे छोटा ईस्टर हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट ईस्टर, इससे छोटा ईस्टर पॉसिबल नहीं है। ईस्टर का सर मतलब हो गया, हाँ वो आर बोलो। सर, वो आर क्या? आर आर मतलब एक नॉर्मल कार्बन चेन, कोई भी रैंडम कार्बन चेन, तो हम लोग सबसे पहले दिन डिस्कस किए थे ना, सर कोई भी अल्काइल चेन को आर से बोल सकते हैं। हाँ लक्ष्य बोलो। इसका मतलब सर कि कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड नहीं बनाता है? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों बनाएगा? अब अल्कोहल वाले पार्ट में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कहाँ बना रखा है, सिंगल बॉन्ड बना रखा है। वो तो डिपेंड करता है कि हम एक ग्रुप लगा रहे हैं कि दो ग्रुप लगा रखे हैं। तो चलो ध्यान दो, जैसे ईस्टर में सबसे स्मॉलेस्ट ईस्टर की बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट ईस्टर, तो ऑक्सीजन से एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब जाके ईस्टर बन पाएगा। और क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है तो हाइड्रोजन लगा दो, और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन लगा दो तो काम हो जाएगा। मान लो नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर करते वक्त अल्काइल एल्केनोएट लिखना है अपने को नाम, और जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन की तरफ से आएगा, तो ऑक्सीजन से CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 ग्रुप वाले पार्ट का मतलब हो गया हम लोग इसके नोमेनक्लेचर में एक कार्बन के लिए मिथाइल आराम से लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोगों का एल्केनोएट में अल्क है वर्ड रूट, ये पार्ट कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O से इंक्लूडिंग जो कार्बन चेन होगा उससे हम लोग लेते हैं, बट यहाँ कार्बन चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक ही कार्बन है बेसिकली, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग मिथ यूज किया कर सकते हैं। और क्योंकि अल्केन होता है मिथ वाला पार्ट, तो मिथाइल मिथेनोएट नोमेनक्लेचर आराम से किया जा सकता है। इस एक चीज का ध्यान रखना। जैसे अभी और भी एक दो एग्जांपल कर रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज। मान लो ये कंपाउंड दे रखा,
इस केस में अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्काइल वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन वाला पार्ट है, मतलब बेसिकली ये ग्रुप लेके चल रहा है। 2 कार्बन दे रखा है यहाँ पे, 2 कार्बन के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर में इथ वर्ड यूज करेंगे तो इथाइल हो गया। और अगर हम लोगों को एल्केनोएट वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करना है तो इस कार्बोनिल कार्बन से इंक्लूड करके पूरा का पूरा कार्बन चेन कंसिडर करेंगे हम लोग। तो कितना कार्बन इधर, 1 2 3 4, अगर 4 कार्बन है इसका मतलब ब्यूट वर्ड यूज करेंगे हम लोग, और क्योंकि अल्केन है तो आराम से ब्यूटेनोएट मेंशन कर सकते हैं। तो इथाइल ब्यूटेनोएट अपना नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ अभी भी 2 ही का कार्बन चेन अटैच्ड है। अगर 2 का कार्बन चेन अटैच्ड है इसका मतलब नोमेनक्लेचर में अभी भी इसको हम लोग इथाइल लिखा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है वो अल्काइल पे जाएगा। इसको इथाइल लिख दिया, और ऑक्सीजन के अलावा इस कार्बोनिल कार्बन से जो पूरा चेन अटैच था इसको हम लोग आराम से पेरेंट चेन बोल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना मस्ट होता है, तो हम लोग कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 का कार्बन चेन बोल सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में 6, हाँ 1 सेकंड रुक जाओ, 6 के कार्बन चेन के लिए हेक्स वर्ड यूज करेंगे, और हेक्स में इस पर अल्कीन है तो हेक्सेनोएट नहीं जाएगा। अल्केन के लिए एन होता है, अल्कीन के लिए इन लिखेंगे जो कि 5th पोजीशन पे है। तो हेक्स 5 इनोएट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इथाइल हेक्स 5 इनोएट अपना नोमेनक्लेचर निकल के आ सकता है। हाँ लेक्स बोलो। सर ये अल्काइल एल्केनोइड नेमिंग इसे तभी ना करेंगे कि जब ईस्टर जो है वो जब मेन फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, हाँ ईस्टर जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो अल्काइल एल्केनोइड वर्ड मेंशन करते चलेंगे। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर सेकंड पार्ट वाले में, ये हेक्स वाले में सर, हाँ। ये वाली जो है ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसी सी को फर्स्ट क्यों लिए हैं? क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन, अनसैचुरेशन वो अदर्स के हैं। क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ओह यस सर। ठीक है। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी इंक्लूड हो जाता है तो क्या दिक्कत है? ठीक है। अब मान लो जैसे इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो, थर्ड नंबर पे कोई हम ब्रोमीन लगा देते हैं, तो जो हेक्स है इसके आगे ब्रोमो लगा दो, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो। अगर ऑक्सीजन वाले कार्बन चेन में मान लो यहाँ ब्रोमीन होता तो जो इथाइल है उसके सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमो लगा देते, 2 ब्रोमो इथाइल ब्रैकेट में लिखते हैं उसको, और उसके आगे हेक्स 5 इनोवेट कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन वाले कार्बन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको अल्काइल वाले पार्ट में अटैच कर लेना, और अगर कार्बोनिल कार्बन वाले साइड से पेरेंट चेन में हम लोग के पास सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको पेरेंट चेन वाले पार्ट में इंक्लूड कर लेना। सर हाँ अल्काइल वाला पार्ट है उसमें सर जो नेमिंग कर सॉरी नंबरिंग जो करते हैं वो सब ऑक्सीजन के एडजेसेंट वाले कार्बन से करेंगे। नहीं, ऑक्सीजन वाले कार्बन से। ये कार्बन नंबर 1 होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसी कार्बन से तो नंबरिंग शुरू करते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ईस्टर हो सर गया, अल्काइल वाले पार्ट में अल्काइल वाले पार्ट में ऑक्सीजन के बगल वाले से, हाँ। कोई पर्व वगैरह चल रहा है क्या? ये मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं उनका माहौल बना रखा है इधर एकदम बिल्कुल मस्त। अरे सर अभी न्यू ईयर है तो पिकनिक तो होगा ना। तो पिकनिक, अच्छा पिकनिक तो अभी से पिकनिक चला रहे हो लोग 10 दिन, सही है। सर अभी से ही होता है। बहुत सही है। चलो ध्यान दो, इस नोमेनक्लेचर के बाद दूसरा हम लोग फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड ले लेते हैं। एनहाइड्राइड तो लिस्ट में था ही नहीं कहीं पे, क्योंकि एनहाइड्राइड को नॉर्मली नोमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और एनहाइड्राइड का मतलब शायद ध्यान होगा कि एक ऑक्सीजन से 2 कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ को अटैच करके चलते हैं। तो बेसिकली दोनों तरफ एक कोई भी रैंडम कार्बन चेन हो सकता है, सेम होगा डिफरेंट होगा कोई मतलब नहीं, बट कार्बन चेन हो सकता है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है। एक छोटा सा चीज तुम लोगों को मेंशन कर रहे हैं,
और तुम लोग उसका उल्टा पार्ट भी मेंशन करेंगे बेसिकली अभी। जैसे एनहाइड्राइड का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, और ये तरीका सीखना, ये जो रिएक्शन लिखने का जो तरीका है, ये तरीका सीखना। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है 10th क्लास में, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, तो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को लिखने का ऐसा तरीका मेंशन करते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल के साथ कंबाइन करता है तो ईस्टर बनाता है, और हम लोग जब ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग उस टाइम पे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटाते हैं और अल्कोहल के H को हटाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो H2O हट रहा है यहाँ से, H को हटाया, OH को हटाया, यहाँ से इस पूरे ग्रुप को ही हटा दिया। तो इसको हटाने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड था हम लोग के पास, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ R डैश, और यहाँ कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड है, तो क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का एक ग्रुप गायब है, ऑक्सीजन का भी एक ग्रुप गायब है, इसका मतलब जो हम लोगों के दोनों ग्रुप जिनका बॉन्ड हटा है, उन दोनों के बीच में आपस में यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेसिकली इस टाइप से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं R के साथ C डबल बॉन्ड O और O R तो डैश। सिग्मा बॉन्ड होगा कि पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड भी बन सकता है, डिपेंड करता है मतलब कौन से टाइप का रिएक्शन है। बस हम एक तरीका सिखा रहे हैं तुम लोगों को रिएक्शंस को डायरेक्टली आंसर में कन्वर्ट करने का। तो जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाए और एक अल्कोहल से H हटाए थे तो ईस्टर बन गया। तो अगर मान लो सपोजिटली कि यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और दूसरा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और इन दोनों में हम कार्बन चेन को थोड़ा अलग रख देते हैं अभी के लिए। तो इस केस में भी जब H2O हटाएंगे तो किसी का, अब क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है तो किसी का भी OH हटाओ, किसी का भी H हटाओ, दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि इस बार राइट वाले का OH हटाते हैं, लेफ्ट वाले का H हटा देते हैं, तो अगर इस चीज को यहाँ से हटाएंगे तो इसका मतलब है बेसिकली ये ऑक्सीजन वाला पार्ट दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O है अपने पास, इस पे एक ऑक्सीजन है, दूसरे साइड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R डैश है। एक मिनट रुक जाओ। और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल बॉन्ड आराम से डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग H2O को रिमूव कर चुके हैं। तो अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करके H2O को हटा दे, H2O को हटाने वाले प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। सिंपल टर्म है इसलिए इस चीज को मेंशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन जैसे है ना, पानी का कमी हो गया तो पानी रिमूव हो गया तो डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। तो जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट से H2O हम लोग बाहर निकाल देंगे रिएक्शन करते वक्त, तो उस केस में हम लोगों को आराम से एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन मिल जाता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को। बोलो लक्ष्य। जो अभी जो बताया सर, पहला वाला एग्जांपल स्टेरिफिकेशन का था और सेकंड वाला कुछ वही सेकंड वाला मतलब पहला वाला स्टेरिफिकेशन है, सेकंड वाले पार्ट में का कोई नाम नहीं है, बस ये है कि डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा लिखा जा सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट से हम लोग H2O रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ सर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। हाँ अद्य बोलो। सर ये H2O रिमूव क्यों हुआ? मल्टीपल रीजन है इसके पीछे। जैसे तुम्हारे बॉडी से H2O रिमूव क्यों हुआ, क्यों होता है ना, कभी लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्यों होता है? सर डिहाइड्रेशन तो अच्छे के लिए तो नहीं होता है। मतलब नहीं, हम अच्छे के लिए नहीं बोल रहे, क्यों हुआ हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा खराब नहीं पूछ रहे, उसके मोरल इशू में मत जाओ। क्यों होता है डिहाइड्रेशन, कब होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली कब होता है डिहाइड्रेशन, गर्मी में या ठंडे में या बरसात में? गर्मी में होता है। गर्मी में होता है क्योंकि हीट मिलता है, तो हीट होने से बॉडी से पानी ज्यादा निकलता है ना। तो जैसे क्यों होता है, तो हम लोग हीटिंग जब करेंगे तो हीटिंग करने से H2O निकलने की टेंडेंसी में आ जाता है, तो हीटिंग करने की वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर जैसे शायद एक वर्ड सुना होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम लोग उस तरह के रिएजेंट्स यूज कर लें यहाँ पे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रखे एक जगह पे और ऐसा रिएजेंट को डाल दे उसमें, तो उस तरह के रिएक्शंस या उस तरह के रिएजेंट्स भी या उस तरह के रिएक्टेंट्स भी इस तरह का डिहाइड्रेशन प्रोसेस इंड्यूस करा देते हैं। और क्यों होने के पीछे वही रीजन है कि जैसे कोई रिएक्शन क्यों होता है, तो अगर किसी को सफिशिएंट एनर्जी मिल गया, किसी को सफिशिएंट एक रीजन मिल गया, एक ड्राइविंग फोर्स मिल गया, तो अपने आप को किसी दूसरे फैक्टर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी में आ जाता है। उसके पीछे मल्टीपल चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कशन करेंगे भी। केमिकल काइनेटिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में उन दोनों चीजों का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके हम लोग समझ सकते हैं कि रिएक्शन क्यों हो पाया, क्या इसके पीछे रीजन है।
तो इस चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन करके वहां से H2 हटाए, तब हम लोगों का आराम से एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ऐसा लिख तो दिए कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, तो एक चीज सोच के देखो कि जैसे हम यहाँ पे नीचे बस एनहाइड्राइड मेंशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R डैश। तो जब हम लोग H2O हटाए थे तो हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन से H हटा था और जो कार्बोनिल कार्बन था उससे OH हटा था। तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन पे H डाल दो, जो बीच वाला ऑक्सीजन है उस पे H डाल दो, और उसके अलावा इन दोनों कार्बोनिल कार्बन में से किसी भी एक पार्ट पे OH डाल दो और यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो हम लोगों को वापस से दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो दिख रहा होगा तुम लोगों को डायरेक्टली, फिर से हम स्टेप रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला चीज ये कि हम लोग का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उस पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, पहला चीज, और उसके बाद दोनों कार्बोनिल कार्बन में से किसी एक पे OH ग्रुप डाल करके जो ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड है इसको ब्रेक करके हटा दो। तो हम लोगों को आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड का एक यूनिट, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का दूसरा यूनिट मिल जाएगा। ये प्रोसेस पता होना चाहिए नोमेनक्लेचर करने के लिए। मतलब बेसिकली अगर एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करना है तो एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोगों को ये चीज मालूम करना पड़ता है कि वो एनहाइड्राइड वाला पार्ट कौन से एसिड से बनाया गया है। मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये चीज मालूम करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? तो हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर H ऐड करेंगे और दोनों कार्बोनिल कार्बन में से किसी भी एक पे OH ऐड करके वहां से ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो वहां से हम लोग को दो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट मिल जाएगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किए हैं, हम लोग एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर यूज करते हुए काम करते हैं। उसमें भी दो सिनेरियो है, क्या सिनेरियो इस चीज पे हम लोग आते हैं अभी के लिए। जैसे एक काम करो, इसको नोट कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ये 2 डायमेंशनल रिएक्शन मेंशन कर दिए। दोनों से H2O जब हटाएंगे तो नीचे वाला पार्ट आएगा, और दोनों में जब H2O ऐड कर देंगे तो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। नोट कर लो पहले इस चीज को। सर ऊपर वाला से जब नीचे वाला को कन्वर्ट किया गया तो सर वो हाइड्राइड हो गया। एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड। सर एनहाइड्राइड से उसको फिर नीचे हाइड्राइड बना है। एनहाइड्राइड से फिर हम लोग उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। जैसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब H2O हटाए तो एनहाइड्राइड बना, और उस एनहाइड्राइड में जब वाटर का एडिशन कर दिए तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सर ये फिर से बता सकते हैं? नहीं, इसके एग्जांपल्स में आएंगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। सर आप बोले थे किस वो चीज का नहीं, पता लगाते हैं? क्या बोले थे, फिर से बोलो। बॉन्ड तोड़ के हम लोग किस एसिड का पता लगाते हैं, किस एसिड से बन रहा है? हाँ, बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एनहाइड्राइड को हम लोग डिराइव किए थे। ठीक है, अभी तो आते हैं दो एग्जांपल वाले डिफरेंट पार्ट पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से बन सकता है, डिफरेंट? बिल्कुल 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 बन सकते हैं। जैसे यहाँ तो दिख रहा है ना कि एक R डैश है और एक
आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हेलो हेलो यस सर, आ रहा है सर।